Good morning, students. Continuing the poem London. First stanza I have explained already in the prior video. इसमें हम next stanza से शुरुआत करेंगे और सारा background का concept वगैरह जो है वो मैं first stanza में description दे चुकी हूँ, तो आप उसको पहले ज़रूर देखें, ठीक है. उसके बाद you come to this video. तो सेकेंड स्टैंजा में पोइट क्या कहता है, इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, इन एवरी वॉइस, इन एवरी बैन, द माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स आई हेयर. पोइट हियर्स पेन. कवि को क्या सुनाई देता है? दुख. हर तरफ बस दुख, नाउम्मीदी. Poet hears pain, melancholy, despair in every cry of men as well as those of newborn babies who are fearful. In fact, everywhere, in every voice in the city, in every law or restriction London places on its population, the speaker can sense people's feelings of being oppressed by city life. कि हर तरफ बस नाउम्मीदी है, दुख है. इस शहर में कहीं चल जाओ, सिर्फ और सिर्फ दुख ही दुख पसरा हुआ है. कोई भी, चाहे वो बड़े लोग हो, मतलब एडल्ट पॉपुलेशन हो, या फिर जो छोटे बच्चे, इन्फेंट मतलब जो अभी अभी पैदा हुए बच्चे वो हो, वो भी जो रो रहे हैं, उनकी आवाज़ों में भी क्या है? बहुत दुख है, गम है. हर वॉइस जो है हर तरफ बस दुखी है. जो भी बैन, जो भी रेस्ट्रिक्शन ये शहर अपने ऊपर लगाता है. कोई भी शहर है वो अपने आप को, आपको पता है, नियम कायदे बनाए जाते हैं शहर को रेगुलराइज करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए. तो कोई भी ये जो बैन अपने ऊपर लगाता है, उसमें भी क्या है, जनता के ऊपर जब ये बैन लगाया जाता है तो जनता अपने आप को ऑप्रेस्ड फील करती है, अपने आप को दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करती है इस सिटी लाइफ के अंदर. अब यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच जो है वो रेपिटेशन यूज़ की गई है. इन एवरी क्राई, इन एवरी इन्फेंट, इन एवरी वॉइस, इस तरह से आप देख सकते हैं. एलिट्रेशन है लास्ट लाइन में, माइंड फोर्स्ड मैनिकल्स, ठीक है, एलिट्रेशन. कवि कहता है कि सब जगह बस पीड़ा ही व्याप्त है इस शहर में. Now coming to the third stanza, the poet says, how the chimney sweepers cry, every blackening church appalls, and the hapless soldier's sigh runs in blood down palace walls. Poet talks about child oppression. बच्चों का जो शोषण हो रहा है, बच्चों को जो दबाया जा रहा है, उसके बारे में इस पैराग्राफ में बात करता है. Poet says that he hears the cry of young chimney sweepers whose misery brings shame on church authorities. Thinking of unfortunate British soldiers dying in vain uselessly, poet imagines their blood running down the walls of palace. He says that young children are being harassed by putting them to work in cleaning the chimneys. That is very hazardous job. Even the religion is silent on them. Then he talks about the soldiers, that for depressed, sad world they are losing their lives, then it is in vain, that is useless, and the walls of the palaces are filled with the soldiers' blood. That is, the society is misusing the soldiers and living on their lives. कवि यहाँ बच्चों के शोषण की बात कहता है कि उनको बड़ी बड़ी चिमनियाँ साफ़ करने के काम में, जो कि बहुत ही भयावह काम है, बहुत खतरे भरा काम है जिसे कहेंगे, उसमें उनको छोटे छोटे बच्चों को लगा दिया जा रहा है. ये क्या है? इनका शोषण किया जा रहा है, उनकी मासूमियत को कुचला जा रहा है. और तो और क्या है कि इन सारी चीज़ों पे जो गिरजाघर है, जो चर्च है, जो उनकी अथॉरिटीज़ है, क्योंकि उस वक्त क्या था, जो चर्च था वो बहुत पावरफुल था, उनकी बात जो है वो समाज में सुनी जाती थी, रखी जाती थी और बहुत वैल्यू दी जाती थी. लेकिन इन सारी चीज़ों पे चर्च भी चुप है. तो एक तरह से यहाँ कवि जो है धर्म के अंदर जो करप्शन फैला हुआ है वो भी उसको भी उजागर करता है कि भाई ये लोग भी इन चीज़ों पर चुप है, तो क्या मतलब है भाई, ये भी करप्ट है कहीं ना कहीं. फिर वो बात करता है सैनिकों की. कवि सोल्जर्स, सैनिकों की बात करते हुए कहता है कि उनका भी बस ये समाज अपने हितों के लिए ही उपयोग कर रहा है, अपने काम के लिए, अपने मतलब के लिए सैनिकों का या आर्मी का ये समाज उपयोग कर रहा है, और बिना वजह सैनिक मारे जा रहे हैं इस डिप्रेस्ड सैड दुनिया के लिए. और यहाँ की जो महल है, जो दीवार है, वो सैनिकों के खून से सनी हुई है. Now in the last stanza the poet says, but most through midnight streets I hear how the youthful harlot's curse blasts the newborn infant's tear and blights with plagues the marriage hearsay. In the last stanza the poet hears the midnight cries of young prostitutes who curse at their situation. These prostitutes are very sad at their condition and curse this condition. In return the miserable sound, जब ये कर्ज करती है तो बहुत ही भयावह
ध्वनि उठती है। तो ये जो ध्वनि है ब्रिंग्स मिजरी टू देयर टेयरफुल न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन, टू देयर फियरफुल न्यू बॉर्न चिल्ड्रेन, जो भी पैदा हुए हैं उनके ऊपर ये जो श्राप है वो पड़ता है। कवि कहता है कि आधी रात के समय सबसे निचले तबका जो कि समाज के प्रोस्टिट्यूट्स के रोने के चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। वो अपनी कंडीशन पर बहुत दुखी है, आज जो उनकी कंडीशन है वो बहुत उससे व्यथित है, बहुत दुखी है, और इस कंडीशन को क्या करती हैं वो दुखी होकर के श्राप देती है। पर अंततः क्या होता है, ये श्राप उनके ही नवजात शिशुओं पर पड़ता है, मतलब उनको भी अनंत पीड़ा झेलनी पड़ती है, इस दुख से गुजरना पड़ता है। कवि इन आवाज़ों को मैरिज हियरसे की संज्ञा देता है, मतलब एक काल्पनिक अवस्था की एक गाड़ी जो प्यार और मृत्यु दोनों को साथ में लेकर जाने का काम करती है। Thus, this poem London is written on the oppression of people in present urban world. This poem attacks urbanization, industrialization, child harassment, religious hypocrisy, useless mortality of soldiers, etc. यह कविता शहरीकरण, औद्योगिकरण, धार्मिक पाखंडता और इतनी जो सारी चीज़ें हैं उसके खिलाफ है। टोटल कॉन्सेप्ट है जो अर्बनिज्म का, मॉडर्निज्म का, उसके खिलाफ यह कविता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट एंड यू प्लीज़ अगेन इसको आप रीड करिए। बैकग्राउंड जो मैंने आपको डिटेल दी है वो आप पढ़िए। फिगर्स ऑफ स्पीच आपको इसमें से निकालने हैं, और जो कविता है ये परफेक्ट रिदम में चल रही है, मीटर इसका प्रॉपर उसमें है। तो आप ये सारी चीज़ें पढ़ के और इसको आप अपने आंसर्स में नोट डाउन करिए, विच वुड सर्व वेरी बेनिफिशियल फॉर योर फ्यूचर आंसर्स एज वेल एंड वुड ऑब्टेन यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो थैंक यू फॉर टुडे।